आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं साथिया रे भाग 13। हमारे सभी दोस्तों का दिल से आभार, आपने साथिया रे को इतना सराहा। आगे भी साथ बने रहकर हमें प्रेरित करते रहिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। श्रद्धा युवी का हाथ पकड़कर, सच कहें तो हम डर गए थे काफ़ी ज़्यादा, पर हमें इस बात का भी यकीन था कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगी। ऐसे नहीं है कि मुसीबतें आपसे मिलने के बाद ही हमारी ज़िंदगी में आई हैं। पहले भी कई मुसीबतें आई थी और आगे भी आती रहेंगी। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इन मुसीबतों के सामना अकेले करते थे और अब आप हमारे साथ हैं। युवराज भी श्रद्धा के पास नीचे बैठते हुए बोला, लेकिन तो मुझे भी था कि तुम जहाँ भी होगी ठीक होगी, लेकिन तुम्हारे गायब होने से ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने मुझे धुएं से भरे अकेले कमरे में छोड़ दिया हो, जहाँ हर एक सेकंड के साथ सांस लेना मुश्किल होता जा रहा हो। अगर खुद को ना संभालता तो शायद मर ही जाता। कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। किसी की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी मुझे। दिल कह रहा था बस एक बार सामने आ जाओ तो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना होने दूं। धड़कनें मानो चलने से ही इनकार कर रही थी। कहते कहते युवराज ने श्रद्धा के हाथों को इतने जोर से पकड़ा हुआ था जैसे श्रद्धा कोई सपना हो और वो आंख खोलते ही टूट जाने वाला हो। आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। हमें अब कुछ नहीं होगा। क्या जेल में है? हम आपके पास हैं, एकदम महफूज। श्रद्धा, मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर लेट जाऊँ थोड़ी देर के लिए प्लीज़? जी ज़रूर। युवराज श्रद्धा की गोद में सर रखता है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। श्रद्धा पर भी इस इंसिडेंट का पूरा असर पड़ा था, लेकिन युवी की ये हालत देखकर उसने खुद को कुछ भी कहने से रोक लिया। युवी को सोया देख उसने भी अपना सर बेड से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी सो गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन और नील कमरे में आते हैं, लेकिन उन दोनों को सोया देखकर वापस चले जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन अर्जुन बाहर ही बैठा था। वो टिया के बारे में सोच रहा था। अगर शिप्रा ने उसे नहीं रोका होता तो आज श्रद्धा का क्या होता और ऐसी सिचुएशन में युवी का क्या रिएक्ट करता। ये सब सोचकर अर्जुन एकदम से सहर उठा। अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए उसने जेब में रख के सिगरेट निकाली और होंठों के बीच रख ली। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता था। अर्जुन डेली स्मोकिंग नहीं करता था, लेकिन हाँ, कभी कभी जब बेचैनी ज़्यादा होती थी और कोई बातें शेयर करने वाला पास नहीं होता तो अर्जुन स्मोक कर लेता था। अर्जुन ने लाइटर जलाया ही था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ली आपने? पैकेट के ऊपर जो लिखा रहता है उसे भी पढ़ लेते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे शिप्रा दिखाई देती है, जो उसी की तरफ आ रही थी। मैं समझ नहीं पाया क्या पढ़ना था मुझे, ये कहकर उसने सामने की कुर्सी पर शिप्रा को बैठने को कहा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वैसे तो और भी कई चीज़ें नुकसानदेह हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना। ये भी ठीक वैसे ही है। शिप्रा ने अर्जुन के होठों के बीच तभी सिगरेट निकालकर दूसरी तरफ फेंक दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मेरे सामने मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं करने दे सकती जो आपके लिए नुकसानदायक हो। फिर उसका हाथ पकड़कर, चोट कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम्हें इसकी परवाह होगी। अब मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी से उसकी चोट के बारे में भी ना पूछूं, खासकर उससे जिसकी वजह से मेरी बहन की जान बची हो। अच्छा, तुमने चोट के बारे में सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन को बचाया था। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी बहन को तुमने बचाया था, मैंने नहीं। अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और दबी आवाज़ में खुद से बोला, इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? बाकी चीज़ें इसे इतनी आसानी से समझ आ जाती हैं, लेकिन इतनी सी बात इसके दिमाग में नहीं आ रही कि मैं इसे पसंद करता हूँ। शिप्रा ने वैसे तो उसकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, जाने कौन मेरी बुराई कर रहा है? मेरी जीभ दांतों के नीचे आ गई। फिर अर्जुन की ओर देखकर, जरूर आप ही मेरी बुराई कर रहे हैं। मैं भला तुम्हारी बुराई किससे करूँगा? तुम तो इतनी प्यारी हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि वैसे तो तुम इतनी समझदार हो, लेकिन मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो। आपकी कौन सी वाली बात नहीं समझी मैं? ज़रा एक बार और कोशिश कीजिए, शायद इस बार समझ जाऊं। तुम सब समझती हो, बस मुझे परेशान कर रही हो। हाँ, तो यही सोच कर जाने दीजिए, फिर मत कहिएगा कि मैं आपकी बातें समझती नहीं। अब जब करने को कोई और बात नहीं है तो मैं क्यों ना सोने जाऊं? वैसे भी कल मुझे इंदौर के लिए निकलना है। इंदौर जाने वाली बात पर शिप्रा ने कुछ ज़्यादा ही जोर देकर कहा। क्या कहा तुमने? यही कि सोने जा रहे हैं? नहीं, उसके बाद। क्या अर्जुन, तुम भी? इतनी रात को तुम्हें गेम खेलना है? मैं जा रही हूँ। ऐसे कहकर शिप्रा थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम नहीं जा सकती। लगता है तुम्हें मेरे पंच की आदत पड़ गई है। मुक्का बनाती हुई एक दूं क्या? मेरा रास्ता कैसे रोका तुमने? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया और उसके पैरों के पास बैठकर बोला, तुम्हें याद है ना मैंने फैक्ट्री के अंदर जाते वक्त तुमसे क्या कहा था?
तब से कितनी बातें हुई हैं, मुझे कैसे याद होगा। उस वक्त वैसे भी मेरा ध्यान तुम्हारी बातों से ज़्यादा अंदर जाने में था, इसीलिए सच कहूँ तो ध्यान से सुन ही नहीं तुम्हारी बातें। बताओ ना, क्या कह रहे थे तुम उस वक्त। शिप्रा को सारी बातें याद थी, अर्जुन का कहा एक एक शब्द, लेकिन वो चाहती थी अर्जुन एक बार फिर वो बातें उससे कहे, इसीलिए वो साफ झूठ बोल गई। शिप्रा की बात सुनकर अर्जुन को लगा कि वो शिप्रा के साथ अब जबरदस्ती कर रहा है। जिस रिश्ते को वो बनाना ही नहीं चाहती, अर्जुन उस रिश्ते के सपने देख रहा है। अर्जुन उठकर खड़ा हो गया और शिप्रा से बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं तो बातें इतनी भी ज़रूरी नहीं है। जाओ सो जाओ, तुम्हें कल जाना है। शिप्रा ने नोटिस किया इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर उसके दिल का दर्द साफ दिख रहा था। कुछ देर पहले का खिला हुआ चेहरा अचानक से मुरझा गया। अब तुम लड़कियां जैसे नखरे कर रहे हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। कुछ बातें और कुछ लोग इतने भी ज़रूरी नहीं होते शिप्रा कि उन्हें दिल में रखा जाए। शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। शिप्रा को अब एहसास हो रहा था कि उसे मस्ती मजाक की वजह से उसने अर्जुन को दर्द दे दिया है। शिप्रा को भी अर्जुन से प्यार हो गया था, लेकिन उसे इसका एहसास उस वक्त हुआ जब टिया ने कांच अर्जुन की तरफ उछाला और वो उसकी कलाई पर जाकर लगा। वो बस अर्जुन को परेशान कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। शिप्रा प्यार से अर्जुन को अपनी तरफ करके बोली, बताओ ना, क्या कहना चाहते थे तुम। मैं अभी तक मस्ती कर रही थी, लेकिन अब सीरियस हूँ, चलो बताओ। अर्जुन ने शिप्रा का चेहरा देखा, उतना ही मासूम और उतना ही प्यारा जितना पहली मुलाकात में लगा था। अर्जुन एक बार फिर उसके चेहरे में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसे शिप्रा की बात याद आ गई। शिप्रा ने कहा था कि प्यार जैसी चीज़ों पर उसे यकीन नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार करके शिप्रा की दोस्ती भी नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो बस एकटक उसे देखने लगा। बोलो ना, वैसे सच कहूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जो तुमने कहा था, लेकिन एक बार और बोलोगे तो आसानी होगी। अर्जुन ने दूसरी सिगरेट निकाली और जलाकर मुंह में रखते हुए कहा, अरे मैं तुम्हें वो बातें इसलिए याद दिला रहा था कि कहीं तुम इन बातों को सीरियसली तो लेकर नहीं बैठ गई। वैसे तुम उन बातों को सीरियस लेने वाली लगती नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ लगा हो तो सॉरी। शिप्रा ने अर्जुन का चेहरा देखा। इस बार उसका चेहरा कठोर था, कोई दर्द के भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, फिर चाहे मैं करूं या ना करूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो जो कुछ भी मैंने कहा वो एकदम मजाक था, जैसे कि मैंने शुरू से किया था। आगे शादी में दुल्हन की बहन और देवर का यही तो रिश्ता होता है। तुम मेरी उन कुछ बातों को इतना सीरियसली कैसे ले सकती हो। इतना कहकर अर्जुन ने वापस से सिगरेट निकाली और अपने होंठों के बीच रख ली। अर्जुन की ये बकवास बातें सुनकर अब शिप्रा का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। क्या कहा तुमने? वो सब बातें तुमने मजाक में कही थी? हाँ, मजाक था। तुमने तो शुरू से उसे मजाक जैसे ही लिया था, तो अब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? शिप्रा के जिस दिल ने अभी धड़कना ही शुरू किया था वो एकदम से टूट गया। वो झटके से उठी और कुर्सी पर चढ़ गई। उसने अर्जुन का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने बिल्कुल सामने ले आई और अपने नाखून से उसकी गर्दन पर दबाव बनाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह का घटिया मजाक करने की? खुद को कोल्ड रूट दिखाने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी। तुम्हें लेकर मेरी जो पहले वाली सोच थी वही सही थी। तुम सारे लड़के होते ही कमीने हो। वैसे तुम्हें तो लड़का भी कहीं नहीं कहा जा सकता। अंकल हो, अंकलों वाला दिमाग ही चलाओगे ना। इतनी बड़ी बात मजाक में बोलना तुम्हारा ही टैलेंट हो सकता है, लेकिन अब मेरी एक बात कान खोल कर सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कुछ देर को मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ। शायद तुम्हारे लिए प्यार सच में मायने रखता है। अपने सर पर हाथ मारते हुए, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुनो अर्जुन राठी, अपने दिल और दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लेना। शिप्रा सिर्फ सीधी दिखती है, इसके अलावा उसमें कुछ भी सीधा नहीं है। सिर्फ शक्ल मासूम है, पर दिमाग की बहुत टेढ़ी हूँ और ज़बान की तो तौबा तौबा। इसीलिए वार्निंग दे रही हूँ, कल सुबह तक हमें अपनी ये शक्ल मत दिखा देना, वरना मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। शिप्रा बिना रुके बोले जा रही थी। अर्जुन था कि उसकी आंखों में एकटक देखकर उसकी बातें सुन रहा था। अभी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक ये कोशिश काम नहीं करेगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे दोस्तों के सामने, भाई के सामने कुछ ऐसा कहूँ जो उन्हें हर्ट करे। तो बेटर है मेरी बात मानना। साला अपना सर खुद ओखली में देने आई थी, हर जगह दिमाग की सुनती थी। इस बार दिल की क्यों सुनी मैंने? कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अच्छा हुआ जो वक्त के पहले सब कुछ समझ आ गया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे यही साबित किया मैं सही थी। ये मेरा प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चोचले हैं जो खुद को तकलीफ देती हैं। मैंने जो किया है उससे मेरा दिल टूट कर बिखर रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एडजस्ट कर लूँगी। हाँ, दोबारा कुछ ऐसा ना हो, अब इसकी पूरी कोशिश करूँगी। अब अपनी ये शक्ल लेकर मेरे सामने से गायब हो जाओ, जैसे कि हम दोनों कभी मिले ही ना हो। बाय फॉर एवर। बोलते हुए शिप्रा अपने आंसू को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो आंखों के किनारों से निकल ही गए। इतना सब कुछ कहने के बाद शिप्रा ने उसकी गर्दन से अपना हाथ हटाया और अर्जुन उसके आंसू ना देख पाए, इसीलिए
पीछे मुड़कर जाने लगी और ये होना लाजमी था। आखिर उसे भी तो ये प्यार का एहसास होने लगा था। जाते हुए अचानक शिप्रा मुड़ी और उसने अर्जुन के पेट में एक जोरदार पंच जड़ दिया। पंच इतना सॉलिड था कि अर्जुन एक बार को झुक गया और उसने अपना पेट पकड़ लिया। तोड़ना तो तुम्हारा मुंह चाहती थी, लेकिन दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसीलिए इसी से खुद के मन की शांति कर ले रही हूँ। मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी मेरे नाम तक मत लेना अपनी जबान से। ये कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से अर्जुन की आवाज़ आई। मुझे तो लगा था तुम वॉरियर हो, अपने लिए लड़ने का हुनर तुम्हें कूट कूट कर भरा है। तो क्या खुद को स्ट्रांग दिखाने वाली शिप्रा इतनी आसानी से गिव अप कर देती है क्या? मुझे तो लगा था तुम जिसके साथ रहने का मन बना लोगी उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दोगी, लेकिन यहाँ तो तुम खुद ही जा रही हो। शिप्रा जाते हुए गुस्से से बोली, एक नंबर के कमीने हो तुम, जानबूझकर वही कर रहे हो जिसके लिए रोका था। अच्छी बात है, मैं स्ट्रांग हूँ इसीलिए जा रही हूँ। कमज़ोर होती तो तुम्हारे सामने रोती गिड़गिड़ाती। अब अगर एक बार भी कुछ बोला तो दांतों का शेप बिगाड़ कर रख दूंगी। मैंने तो अच्छा खासा अपने दिल की बात सुनने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मजाक कहकर सब बंटाधार कर दिया। मुझे तुम्हारे जैसा किसी इंसान की ज़िंदगी का मजाक बनकर रहना पसंद नहीं है, समझे तुम? शिप्रा ने इतना सब कुछ बोलकर लेकिन चाहते हुए भी वो अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। उसका पहला प्यार जो था उसके हिसाब से शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। इन सब के बावजूद भी उसने कनखियों से पीछे की तरफ मुड़कर देखा कि शायद अर्जुन कह दे कि उसने जो भी कहा था वो गलती है, पर अर्जुन तो वहाँ था ही नहीं। शिप्रा ने वापस अपना सर पीटते हुए कहा, साला दिमाग खराब करके रख दिया है इस प्यार नाम की बला ने। मैंने इस कमीने दिल को खुला ही क्यों छोड़ा? बेमतलब का कांड हो गया। सही कह गए हैं बड़े बूढ़े, दिमाग से काम लेना चाहिए, इस दिल को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। मैंने ढील क्या दी? मेरी ही जिंदगी को कचरे कर दिए इसने। कोई भी आके मेरा बैंड बजाकर चला जा रहा है, साला तबला समझकर बैठ गए हैं लोग। शुक्र मनाओ अर्जुन राठी, तुम अभी असली वाली शिप्रा से नहीं मिले, वरना वो गला काट कर फेंक देती और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। सच ही कहते हैं लोग, जब दिमाग खराब होता है तभी लोग प्यार में पड़ते हैं। शिप्रा बेटा, तूने बहुत दोस्तों का ब्रेकअप करवाए थे ना? बड़ी ब्रेकअप पार्टी की थी तूने 56 पर जाके, तो तेरा दिल टूटना तो पक्का था। अब सराफा जाकर खुद की ब्रेकअप पार्टी देना, फिर खुद ही। अबे काहे की ब्रेकअप पार्टी? तेरा ही पत्ता कटा है। शिप्रा बोलते हुए चले जा रही है। वो आंसुओं को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फिर भी आए जा रहे थे कि तभी किसी से टकराई। अंधा है क्या बे? दीदी घर पर छोड़ आया था तो खुद क्यों बाहर निकल आया? डिज़ाइन डालने के लिए मेरी ही जिंदगी मिली सबको, बस जाओ और यहाँ कचरे कर दो मेरा। क्या शानदार जिंदगी थी अपनी, लेकिन खुद को ही चुल मची थी इस बवाल को पालने की। यह चीज़ें अपनी संभल नहीं रही और ये आगे अलग से सूरदास बना घूम रहा है। ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। सामने खड़े अर्जुन ने कहा तो बोल ना बे, चुप क्यों खड़ा है? भगवान ने मुंह बोलने के लिए ही दिया है, कुछ इस्तेमाल कर ले इसका। सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तू भी बोल। वैसे तू क्या कहेगा? मैं खुद ही को अंधा बोल लेती हूँ। साला अंधी ही थी मैं जो इस बार दिल की सुनी। इतने लड़के पीछे पड़े थे, उसे बात तक नहीं की और दिल ले जाकर उस खंजर से लगाया जिसने एक सेकंड में आसमान से ज़मीन पर लाकर पटका। सामने खड़े अर्जुन ने कहा, क्या क्या बोले जा रहे हो? पहले देख तो लो सामने है कौन। कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? और हो भी तो जाकर पार्लियामेंट में बैठो। राठौड़ के गार्डन में क्या कर रहे हो? कहते हुए शिप्रा सामने देखती है तो उसके सामने अर्जुन खड़ा होता है। उसे देखते ही शिप्रा दूसरी तरफ जाने लगी तो अर्जुन ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छोड़ो मुझे, अपनी ये ताकत किसी और पे आजमाना जिसके मजाक नहीं सच का प्यार हो। शिप्रा ने अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन के हाथों को वो हिला भी नहीं पाई। मुझे जोक्स नहीं पसंद, लेकिन फिर भी तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले मजाक किया वो बहुत अच्छा था। हाँ हाँ हाँ, अपना हाथ छुड़ाते हुए। अब तो तारीफ भी कर दी, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। गुस्सा करते हुए, छोड़ दो वरना इस बार बहुत जोर का मारूंगी, इतनी जोर से कि तुम्हारी आंतड़ियाँ तक डांस करने लगेंगी। कैसे जाने दूँ? वो भी ये जानने के बाद कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि इतनी देर से सुनाए ही जा रही हो। अजीब इंसान हो। मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत के 12 बजा रही हूँ और तुम्हें मेरा प्यार नजर आ रहा है इसमें। देखो प्यार से समझा रही हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना अभी सिर्फ नाखूनों के निशान बने हैं, अगली बार तुम्हारा गला ही निकाल कर फेंक दूंगी। शिप्रा कुछ और बोलती इससे पहले अर्जुन ने शिप्रा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे शिप्रा की सांसें रुक सी गई। वो बोलना तो चाहती थी, लेकिन अर्जुन के इतने करीब होने की वजह से वो कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन फिर भी शिप्रा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ऐसा करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं कि तुम्हें मेरी किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। इतना कहकर अर्जुन ने शिप्रा के गर्दन पर किस कर दिया और उसके बाद गालों पर। अब तक शिप्रा की हालत खराब हो चुकी थी। आखिर उसने दिल से अर्जुन से प्यार किया था, लेकिन तभी उसे अर्जुन की कही बात याद आती है और वो उसे पीछे धक्का देकर जाने की कोशिश करती है, तो अर्जुन उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है।
अर्जुन के इस इंटेंस मूव से शिप्रा का माइंड ब्लैंक हो गया। वो पीछे होते हुए बोली, तो क्या यही करने के लिए तुम वापस आए थे? तुम्हारे वापस आने से एक पल को मुझे लगा मेरी किस्मत में श्रद्धा दी और रत्ना दी जैसी लगी है, लेकिन हर कोई संजू जीजू और युवी जीजू थोड़े होता है। अब तुम्हें जो चाहिए था मुझे लगता है तुम्हें मिल गया, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। शिप्रा को छोड़ बोले उससे पहले अर्जुन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, कितना बोलती हो, एक बार बोल क्या दिया मजाक है और तुमने उसे सच मान लिया। बस इतना भरोसा है, चेहरा पढ़ना तो दूर की बात है, तुम्हें तो आंखें पढ़नी भी नहीं सीखी। मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, आंखें पढ़ने की क्लास लेने नहीं। नहीं, मेरे इतने दोस्त हैं कि वो मजाक करते रहें और मैं उनका मजाक समझती रहूँ। अर्जुन उसकी बात पे हंसते हुए बोला, अगर किसी से प्यार है तो उसे किसी कीमत पर जाने मत दो, और तुम मेरा वो इम्पोर्टेंट केस हो जिसे मैं किसी कीमत पर हार नहीं सकता। मुझे लगा था कि मैं फोर्सली तुम्हें अपने एक तरफा प्यार की तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन मैंने वो सब कहा। मैं बस जानता था कि तुम मुझे लेकर किस हद तक सीरियस हो। अच्छा, मतलब अब तुम कहना चाहते हो कि तुमने जो कहा वो मजाक था, तुम मुझे सच में प्यार करते हो? शिप्रा ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, हाँ पागल लड़की, मेरा तुम्हें प्यार करना इस वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दोबारा ऐसा मजाक किया तो नाखून की जगह बोतल मार देना गर्दन पर, और मुझे यकीन है तुम पर। अपना पेट पकड़ कर, वैसे भी तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। हाँ, स्ट्रांग तो हूँ और होना भी चाहिए। यार तुमने बहुत ज़ोर से मारा है मुझे, अगर शादी के बाद भी यही किया तो मेरा क्या होगा? ओ हेलो, यहाँ अभी की बात क्लियर नहीं हुई और तुम शादी तक पहुँच गए। अंकल जी, शादी की उम्र तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं। अब ये बड़ी उम्र का ताना तुम मुझे कब तक देने वाली हो? फूलो मत, इसी अंकल से तुमने प्यार किया है। हाँ वो तो किया है, लेकिन जो हो वो तो बोलूँगी ही। अच्छा, इतना बड़ा हूँ तो अब से आप कहना शुरू कर दो। कुछ भी, मतलब आप कहना ज़रूरी है क्या? अर्जुन ने देखा कि शिप्रा से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल है, तो उसने नाटक शुरू कर दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया और शिप्रा को अपने पैरों पर बिठाते हुए बोला, यार तुमने कहीं अपने नाखून में जहर वहर तो नहीं मिलाया था? ये बहुत दर्द कर रहा है, इधर दिखाओ ज़रा। देखो, इतना भी क्या घाव कर दिया है मैंने। शिप्रा ने देखा तो सच में अर्जुन की गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान गड़ गए थे। उसने उसे छूकर कहा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द तो कर रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ किस कर दो तो शायद ठीक हो जाए। फिल्में ज़्यादा देखती हो क्या अंकल? ये किससे नहीं, दवा से ठीक होगा। चलिए अंदर। शिप्रा और अर्जुन दोनों अंदर आते हैं। शिप्रा किचन में जाती है, वहाँ से हल्दी लाकर अर्जुन की गर्दन पर लगा देती है। दूसरे दिन रत्ना की पहली रसोई की रस्म थी। अर्चना जी और शैलेंद्र जी लखनऊ जाना चाहते थे, लेकिन नानी ने उन्हें रुकने को कहा तो शैलेंद्र जी ने कहा, माँ जी हमने आपकी बात का मान रखकर बेटियों के ससुराल में इतने दिन गुजार दिए, लेकिन अब शादी के बाद बेटी के यहाँ का अन्न खाकर नरक नहीं जाना चाहते, इसीलिए अब जाने की आज्ञा दीजिए। मामी जी, अरे भाई साहब, आप इसे बेटियों का घर क्यों कह रहे हैं? संजय और युवी भी तो आपके अपने बेटे हैं। अर्चना जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन लखनऊ में भी कई दिनों से चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, उन्हें भी देखना है, फिर जल्दी से जल्दी वापस भी तो आना है। आखिर हमें अपनी दूसरी बेटी की भी तो शादी करनी है। नानी जी, इसीलिए तो कहते हैं बेटवा, अभी लखनऊ मत जाइए, हमने पंडित जी को आज ही बुलवा भेजा है। हम जल्द से जल्द श्रद्धा बिटिया को भी घर लाना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, वो तो अब आपकी ही अमानत है, शादी तो बस एक औपचारिकता मात्र है। दोनों के दिल तो बहुत पहले से जुड़ चुके हैं। युवी और श्रद्धा की शादी तक हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन बेटी के यहाँ रहने को मत कहिए। हम दोनों दीदी के यहाँ रहकर सारी रस्में कर लेंगे। आप जिद करेंगी तो हम मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में कसक बनी रहेगी कि बेटी के यहाँ का खाकर ठीक नहीं कर रहे। नानी, ठीक है बेटा, अगर आप मन से नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तो हमारी रत्ना बिटिया के हाथों का नाश्ता खाकर जाना पड़ेगा, इसमें कोई ना नुक्कड़ नहीं चलने वाली। अर्चना जी, माँ जी बात तो एक की ही हो जाएगी ना, बस अब आप चलने की आज्ञा दीजिए और पंडित जी जैसा भी कहें हमें बता दीजिएगा तो हम आ जाएंगे। नानी, अब इसके आगे क्या ही कह सकती हैं, लेकिन श्रद्धा को हम अभी नहीं जाने देंगे यहाँ से। अर्चना जी, अब तो वो आपकी ही है। नानी, रुकिए, हम बिटिया को बुलाते हैं, आप दोनों उनसे मिल लीजिए। नानी हरिराम से कहकर रत्ना और श्रद्धा को बुलाती हैं। रत्ना, पापा माँ कहाँ जा रहे हैं? शैलेंद्र जी उसके सर पर हाथ रखकर, लोग बिटिया को घर से विदा करते हैं, लेकिन हम अपनी बिटिया के घर से जा रहे हैं, फिर भी हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। श्रद्धा, लेकिन माँ इतनी जल्दी? बिटिया जल्दी कहाँ है, कितने दिन तो हो गए। एक माँ बाप को यही चिंता होती है कि उसकी बेटियाँ जहाँ हैं वहाँ खुश तो हैं, लेकिन यहाँ हमको ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दोनों बेटियों को यहाँ हमसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। शैलेंद्र और अर्चना जी के जाने के बाद सुनकर श्रद्धा और रत्ना दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो रोके नहीं रुकते। अर्चना जी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा,
पागल हो क्या तुम दोनों? वहाँ तो तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार मिलता था, यहाँ तो तुम्हें दो दो माओं का प्यार, बड़ी बहन का प्यार, छोटे भाई जैसे देवरों का प्यार। इतना ज़्यादा प्यार पाकर आंखों में आंसू आए भी तो वो खुशी के होने चाहिए। देखना अभी कुछ देर बाद ही तुम दोनों सब कुछ भूल जाओगी। अकेले तो हमें रहना है, दुख तो हमें होना चाहिए। श्रद्धा, पापा आप तो मुझे बिना शादी के पराया कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, बेटी कभी पराई नहीं होती, बल्कि वो तो दो दो घरों को रोशन करती है। और अभी तो हम दिल्ली में ही हैं, बिना तेरी शादी के थोड़े जाएंगे। एक बार श्रद्धा फिर दोनों के गले लग जाती है। शैलेंद्र और अर्चना जी बाकी घर वालों से मिलते हैं, लेकिन युवी अभी सोकर भी नहीं उठाता। अर्जुन उसे उठाने जाता है और उसे परेशान करने के लिए कहता है, युवी तेरी दुल्हन जा रही है अपने मायके, उठ जा। युवी के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़ती है वो उठकर बैठ जाता है। क्या कहा तूने अभी? अर्जुन, श्रद्धा जी अपने माँ पापा के साथ लखनऊ जा रही हैं। युवी हड़बड़ा कर नीचे आते हुए बोले जा रहा था। ऐसे कैसे वो जा सकती है? अर्जुन ने उसे भागते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, एक वक्त था जब ये लड़कियों से दूर भागता था, और आज एक वक्त ये है कि लड़की के पीछे भाग रहा है। धन्य है प्रभु तेरी महिमा। खुद से बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकला तो सामने ही उसे शिप्रा मिल गई। शिप्रा ने उसे देखते ही कहा, जरा नीचे झुको तुम। अर्जुन, यार तुम तो गजब ही हो, मतलब सुबह सुबह कौन इतना रोमांटिक होता है। ये कहकर वो नीचे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शिप्रा उसके गालों पर किस करने वाली है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। शिप्रा ने जोर से उसके कान खींचते हुए कहा, मेरे जीजू को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? यार तुम तो बड़ी वॉयलेंट हो। मुझे लगा इस लड़की को मेरी प्यारी सी शक्ल पर प्यार आ गया होगा, लेकिन ये तो मेरे कान का भरता बनाने के लिए परेशान है। कान छोड़ो शिप्रा। क्यों छोड़ दूँ? बेचारे युवी जीजू को नींद से उठाकर तुमने जो परेशान किया है उसका क्या? लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कान छोड़ दो। और मुझे नहीं छोड़ रही। जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मुझे जो करना है मैं कर लेता हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। ये कहकर उसने शिप्रा की कमर पकड़कर उसे उठा लिया और अपना चेहरा उसके करीब लाने लगा। शिप्रा ने उसे छूटने की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाई तो सामने देखकर चिल्लाई, दीपक जीजू, जरा अपने भाई की हरकत अपनी आंखों से देख लीजिए। जीजू का नाम सुनना था कि अर्जुन ने शिप्रा को नीचे उतारकर पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। शिप्रा तुम्हारी तो। वो पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन शिप्रा भी वहाँ नहीं थी। अर्जुन ने नीचे की ओर देखा तो शिप्रा के चेहरे पर एक विनिक मुस्कान थी, जो इतनी मासूम थी कि अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो वे भागते हुए नीचे आया और अर्चना और शैलेंद्र जी का हाथ पकड़कर श्रद्धा को देखकर बोला, ये कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर नानी और मामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, अपने माँ पापा के साथ जा रही है, और कहाँ जाएगी? अब शादी हो गई है ना। वैसे भी शैलेंद्र जी को घर जाना है, वहाँ का भी काफ़ी काम बाकी है। युवी, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? रत्ना की ओर देखकर, भाभी आप रोकिए ना पापा को। युवराज को ऐसे भागते हुए आता देख सब उसके मजे लेने के मूड में आ चुके थे। उसे परेशान करना कोई आसान बात नहीं थी, और आज जब ये मौका खुद हाथ लगा तो कोई कैसे जाने देता। रत्ना, युवी, भाई मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुक ही नहीं रहे, और तो और श्रद्धा को भी लेकर जा रहे हैं। उसे तो कुछ दिन यहाँ रहना ही चाहिए था। युवी, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उसे तो यहाँ रहना ही चाहिए। फिर संजय को अपनी तरफ खींचकर, संजय के बच्चे, तेरी लव स्टोरी में मैंने इतनी मदद की और आज तो मेरी इतों से भी मदद नहीं कर पा रहा। मैं क्या मदद करूँ भाई? उन्हें ये बोलूँ कि एक बेटी की शादी की है तो दूसरी दहेज में देते जाओ। हद करता है यार। रानी के कहने पर वो नहीं रुके तो जैसे मेरी तो बड़ी मान जाएंगे। साले बोल ना, खुद का काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। दामाद है तू, मैंने सुना है लोग दामाद को सर पे बिठाते हैं। यहाँ पे तुझे बस श्रद्धा को रोकना है। तू ही रोक ले, ये तो तूने पहले भी किया है। सबके सामने कहा श्रद्धा को प्यार करता है, तो उसी हक से रोक भी ले। तू सही कह रहा है। यह कहकर युवी ने श्रद्धा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा मैं श्रद्धा को अभी लखनऊ नहीं जाने दूंगा। शैलेंद्र जी, बेटा जी कहीं नहीं जा रही हैं, और ना ही अभी हम लोग जा रहे हैं। हम दोनों तो दीदी के यहाँ जा रहे हैं। शैलेंद्र जी की बात सुनकर युवी ने सबकी ओर देखा तो सब एक साथ मुस्कुराने लगे। युवी संजय के कान में बोला, साले तेरी खबर तो मैं ऑफिस में लेता हूँ। संजय का इंटेंस रिप्लाई आया, कुछ नहीं कर सकता, मैं लीव पर हूँ। मैं भी 15 दिन के लीव पर हूँ, उसके बाद जो आएगा। संजय, अब तो लीव पर जाएगा? तेरे कहने पर क्या मतलब है? संजय, बाद में बताऊंगा, अभी तो चल, मम्मी पापा जा रहे हैं। युवी, भाई बताना जरूर। तो उन्होंने जाकर शैलेंद्र और अर्चना जी के पैर छुए। उन दोनों के जाने के बाद सबने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद युवराज सीधे दियो जीजू के कमरे में आ गया और बेड पर बैठे वंदना के सामने स्टूल पर बैठकर बोला, आप दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वंदना कुछ कहती उससे पहले अर्जुन भी शिप्रा का पकड़े अंदर आते हुए बोला, भाई भाभी मुझे आप दोनों को कुछ बताना था। क्या बात है नूरजहां, आज कुछ स्पेशल है क्या? आपके भाई और देवर दोनों को आपसे बात करनी है। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि दोनों का टॉपिक सेम है। युवी अर्जुन के हाथों की ओर देखकर बोला,
जीजू अब तो मुझे भी इसके टॉपिक पर इंटरेस्ट आ रहा है। चल तू बता पहले, क्या बताना था तुझे? अर्जुन, नहीं कुछ इतना भी खास नहीं था, तू बोल ले पहले। युवी, तू बता पहले, तेरा ज़्यादा इंटरेस्ट और नया टॉपिक है, तू पहले बता। वंदना दी, एक काम करो, दोनों पहले बाहर जाकर डिसाइड कर लो कि किसे पहले बताना है, तब तक मैं कुछ काम कर लूँ। नूरजहां थोड़ा आराम से देखिए जरा आपके देवर जी के हाथों की तरफ, आधी बात को खुद के खुद समझ जाएंगी आप। अर्जुन जीजू को गले लगाते हुए बोला, भाई आप तो सच्ची वाले जीनियस हो, मन की बातें समझ जाते हो। जीजू, चापलूसी करना बंद कीजिए और ये बताइए कि कहना क्या चाहते हैं। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बात उन मोहतरमा शिप्रा की तरफ देखकर से जुड़ी हुई है। युवी, सच्ची जीजू क्या दिमाग लगाया है इन दोनों का हाथ एक साथ देखकर? मुझे ही कुछ ऐसा लगता था। सही समझे भाई, आपको शिप्रा के माँ बापों से बात करनी होगी हमारी शादी के लिए। अर्जुन की ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं, साथ में शिप्रा भी हाथ छुड़ाकर बोली, जीजू आपका भाई झूठ बोल रहा है, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये बस इतना बताने वाले हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी के बाद बीच में कहाँ से आ गई? युवी, मतलब तुम्हें इससे शादी नहीं करनी? शिप्रा, क्यों नहीं करनी जीजू, प्यार शादी के लिए ही तो किया है। जीजू और वंदना साथ में बोले, शादी शिप्रा से इतनी जल्दी? वैसे ये कब हुआ? आप और शिप्रा, मतलब हमें कुछ पता क्यों नहीं? शिप्रा, वही तो जीजू, शादी और इतनी जल्दी। युवराज अर्जुन को घूरते हुए बोला, शादी तो छोड़ो, उसने मुझे बताया भी नहीं तुम्हारे बारे में। युवी की बात सुनकर अर्जुन नजरें चुराने लगता है तो वंदना उसकी साइड लेते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, और वैसे भी हमारे देवर जी इतने प्यारे हैं, किसी को भी पसंद आ सकते हैं। ये कहकर वंदना शिप्रा की ओर देखने लगती है तो युवराज उसके पास आकर बोला, दी इसे इतना सीधा मत समझिए, जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी तो इतनी स्वीट सी लड़की इसके साथ है। शिप्रा ऐसे ही किसी के हाथ आने वाली लड़की नहीं है, इसने जरूर अपना वकीलों वाला दिमाग चलाया होगा। आप इसे प्यारा कह रही हैं, जरा आंखें तो देखिए इसकी कितनी तेज हैं। फिर शिप्रा को देखकर, अभी भी मौका है साली साहिबा, सोच लीजिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। डोंट वरी जीजू, भले ही पाला वकील से पड़ा हो, पर ये पार्टी भी कम नहीं है। हकीकत तो क्या है, ख्वाब में भी ये कुछ गलत नहीं सोच सकते, क्योंकि बेचारे को अपनी आंतड़ियां तुड़वाने का शौक थोड़े ही ना है। शिप्रा अर्जुन को देखकर आई विंक करती है और उसकी इस बात पे जीजू और युवी ताली बजाकर हंसने लगते हैं। जीजू, वाह मोहतरमा, विचार तो काफ़ी अच्छे हैं आपके, पर अगर प्यार है तो मम्मी पापा से बात करनी तो पड़ेगी ही। शादी का क्या है, कभी भी हो जाएगी। शिप्रा, उनसे मिलने के लिए तो आपको इंदौर आना पड़ेगा जीजू। अर्जुन, क्या जीजू जीजू लगा रखा है, भाई बोलो इन्हें। ये सुनकर वंदना थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली, इतनी जल्दी रिलेशन ना बनाओ, शादी तभी होगी जब हम बोलेंगे, और उसके लिए शिप्रा को हमें इम्प्रेस करना होगा। सब वंदना की ओर देखते हैं तो वंदना आंखों से इशारे से कहती है कि वो मजाक कर रही है, बिना हमारी मदद के ये कुछ नहीं कर सकती। वंदना के ये बोलने पर शिप्रा अर्जुन को देखती है, पर अर्जुन बेचारों वाला फेस बना लेता है। शिप्रा आगे आकर बोले, हाँ बताइए री, क्या करना है मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस वो काम करने का मूड होना चाहिए। शिप्रा की इस बात पर जीजू के साथ अर्जुन और युवी भी मुस्कुराने लगे। जीजू, नूरजहां, ये आपकी देवरानी आज बने या 4 साल बाद, लेकिन है बड़ी धाकड़। वंदना, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। फिर शिप्रा के चारों तरफ घूमकर, वैसे तो आप काफ़ी अच्छी हैं, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी पड़ेगी। शिप्रा, हाँ गलत आदतों की बात करें तो मैं उन्हें सही करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझ में गलत आदतें तो हैं ही नहीं। शिप्रा ने एक टक वंदना को देखते हुए कहा, पहले तो हमें दीदी बोलना बंद कीजिए, क्योंकि हमें ये आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कहूँ आपको, अब हमारे देवर से शादी होगी तो भाभी होंगे ना आपकी। शिप्रा वंदना को सरप्राइज होकर देखने लगती है। सरप्राइज लुक देने की जरूरत नहीं है, आप हैं ही इतनी प्यारी कि कोई आपको ना कर ही नहीं सकता। हम तो बस थोड़ी टांग खिंचाई कर रहे थे आपकी, और इंदौर की ये धाकड़ लड़की फिर भी नहीं डरी। अर्जुन ने इतराते हुए कहा, वंदना, अर्जुन ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी बात कहने में कैसा डर, लेकिन बल्कि तुम ये देखो इन्होंने हर सवाल का जवाब कितने सलीके से दिया, बिना किसी गलत बात के। फिर शिप्रा की ओर देखकर, तो शिप्रा तैयार है ना आप हमारी देवरानी बनने के लिए? शिप्रा अर्जुन की ओर देखकर, सिर्फ इस बंदे की बात होती तो मुझे कुछ टाइम चाहिए था, लेकिन अगर आप और भाई साथ में हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदना, फिर तो हम खुद आएंगे आपके माँ पापा से आपको जुड़ाने, आखिर इतनी प्यारी देवरानी को लाने में देर क्यों? जीजू, और क्या आपको यही करना है ना कि श्रद्धा के पापा से तुम्हारी भी शादी की बात करें? युवराज, हाँ। जीजू, साले साहब आपसे ज़्यादा जल्दी हम लोगों को है, अभी पंडित जी आ रहे हैं संजू और रत्ना जी की कुछ रस्मों के लिए, तो नानी जी तभी उनसे आप दोनों की शादी की बात भी करेंगी। अब जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए, शाम को रिसेप्शन भी है संजू का। जाओ जाओ अब सब। तभी हरिराम आता है, वो कुछ बोलता है उससे पहले अर्जुन सर की नकल उतारते हुए बोला,
दीदी आपको नानी जी बुला रही हैं। जी आपको भी, यूवी भैया आपको भी, अर्जुन भैया आपको भी। अर्जुन की इस हरकत से सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। साथ में हरिराम छेप जाता है। हरिराम, क्या भैया आप भी नीचे आइए आप लोग। जीजू, आप चलिए हम आते हैं। नीचे पंडित जी आ चुके थे, तभी संजय और रत्ना नीचे आते हैं, बल्कि सब उसके ऊपर फूल गिराते हैं। संजय ऊपर सर करके देखता है तो छत पर शिप्रा, अर्जुन, जुवी, श्रद्धा, जीजू, वंदना और नील दिखते हैं, जो उन पर फूल डालकर उनका स्वागत करते हैं। सबका इतना प्यार देखकर रत्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो युवराज जल्दी से नीचे आकर रत्ना की आंखों से निकले आंसू को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आपके आंसू बहुत कीमती हैं दी, उन्हें ऐसे वेस्ट मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि इन खूबसूरत आंसू में आंसू आए। वरना, रत्ना युवराज को देखते हुए बोली, वरना युवराज, वरना मैं संजय को घर से बाहर धूप में खड़ा कर दूंगा। वंदना, यही तो सिंगल रूट प्राणी है हमारे घर में, लो अब इन्हें भी नाटक करना आ गया। दी के ये बात सुनकर सब हंसने लगे। रत्ना युवी के सर पर हाथ रखकर बोली, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कहें और हम आपकी बात ना माने। आप देवर से पहले हमारे भाई हैं। तभी आकाश नीचे से ऊपर सीढ़ी पर रत्ना के पास आकर बोला, भाभी मैं सबसे छोटा हूँ तो सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं ले जाऊँगा आपको नीचे, फिर सबको देखते हुए। अब 2 घंटे तक कोई सामने नहीं आएगा भाभी के पास, ये मेरे साथ रहेंगे। संजय, मैं भी नहीं आ सकता क्या? आकाश, हाँ भाई आप भी नहीं। नानी, तो बेटा ये रस्म कौन करेगा रत्ना बिटिया के साथ? आकाश, हाँ तो मैंने साथ रहने को बोला है, ये थोड़े बोला है कि भाभी को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। भाई चाहे तो भाभी के पास बैठकर रस्में कर सकते हैं। आकाश की बात एक बार फिर सबको हंसने पर मजबूर कर देती है। अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी होती है। रत्ना सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। पंडित जी चले जाते हैं तो युवराज जीजू की ओर इशारा करके पूछता है, शादी का क्या हुआ? युवराज का सवाल समझकर जीजू बेचारे को जैसा फेस बना लेते हैं, जिससे युवराज को गुस्सा आने लगता है। तो वंदना उसे कहती है, उन्हें ऐसे मत देखिए, चाहिए रेडी हो जाइए, अभी आपकी और श्रद्धा जी की सगाई है। युवराज, इतनी जल्दी? वंदना, पंडित जी ने बोला है 2 दिन बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, वरना उसके 4 महीने बाद का मुहूर्त है। अगर आपको जल्दी लग रही है तो हम नानी से बोलकर 4 महीने बाद वाला मुहूर्त करवा देते हैं। बिल्कुल भी नहीं दी, हम जा रहे हैं। युवराज भागकर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में युवराज और श्रद्धा की सगाई हो जाती है और 2 दिन बाद शादी। शादी के लिए श्रद्धा ने लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहना था, जिसकी चुनरी में संजय ने खुद की पसंद से चांद तारों की डिजाइन बनवाई थी। मंडप में वैसे ही चांद तारों की डेकोरेशन की गई थी जैसे श्रद्धा ने अपने कमरे में की थी। ये सब देखकर श्रद्धा की आंखें भर गई तो संजय ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे आंसू नहीं पसंद साली साहिबा, आप ये तो जानती हैं ना, आज आपका सबसे खूबसूरत दिन है। जब आपसे मिले थे तो नहीं जानते थे कि हमें खूबसूरत रिश्ते में बनने वाले हैं। आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को लाने वाली एंजल हैं। अब आप भी खुशी खुशी इस टाइम को एंजॉय करिए। वो देखिए यूवी भी आ गया। श्रद्धा ने देखा युवराज ने ग्रे कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तो उन्होंने पूरी रस्मों और कस्मों के साथ एक दूसरे को अपनी पूरी तरीके से बना लिया था। युवराज ने देखा जब वो श्रद्धा की मांग में सिंदूर लगा रहा था तो श्रद्धा की आंखों में आंसू थे। उसने उन आंसू को अपनी उंगली से साफ कर उसी उंगली से ही स्माइल का इशारा किया तो श्रद्धा के लबों पर स्माइल आ गई। आज शैलेंद्र और अर्चना जी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके दोनों जिगर के टुकड़े आज बहुत खुश थे। ये किसी भी माँ बाप के लिए तीर्थ के फल मिलने जैसा था। शाम को श्रद्धा कमरे में बैठी थी, तभी युवराज कमरे में आता है। गेट पर अर्जुन, संजू, नील, आकाश, वंदना और जीजू खड़े रहते थे। युवराज, ये गेट पर क्यों खड़े हैं आप? चलिए हटिए। युवराज की बात सुनकर आकाश और नील हट जाते हैं, पर बाकी सब वहीं खड़े रहते हैं। युवराज, आप लोगों के लिए अलग से अनाउंसमेंट करवाऊं क्या? वंदना हाथ आगे करके बोली, पहले नेक दो। इतनी मदद की आपकी, लेकिन आपसे थैंक्स तक नहीं बोला गया। चलिए अब नेक दीजिए। युवराज, दी आपके लिए जान भी हाजिर है। जीजू, ना साले साहब, हमें ये दिल जान नहीं चाहिए, वो श्रद्धा जी के लिए ठीक है, हमें तो वॉलेट दीजिए अपना। युवराज, जीजू आप ही ना। जीजू, क्या जीजू आप ही? चलिए दीजिए। युवराज ने अपना वॉलेट देते हुए पूछा, अब जाऊं? अर्जुन, हाँ तो जाना, हमने कौन सा रोक रखा है। श्रद्धा जी वेट कर रही होंगी, जल्दी जा। युवराज, सच में नौटंकी है सब। कहते हुए युवराज अंदर जाता है तो श्रद्धा अंदर घूंघट करके बैठी थी। युवराज, अब ये क्या है? श्रद्धा तुम ही हो ना, या फिर किसी और को ही बिठा दिया है इन सब ने? श्रद्धा घूंघट उठाकर बोली, हम करना नहीं चाहते थे ये सब, पर सबने कहा था हमें। युवराज श्रद्धा के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर उसे बालकनी में ले आया और फिर उसे आसमान की ओर दिखाकर कहा, वो देखो आज हमारे मम्मी पापा कितने खुश हैं, ये देखकर कि हम एक हो गए हैं। श्रद्धा आगे जाकर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। युवराज पीछे से आकर उसकी कमर पकड़कर उसके गले पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम खुश हो? प्यासे को पानी देकर आप पूछ रहे हो कि खुश हो? हम बहुत खुश हैं। इतने की आंखें भी उसकी गवाही दे रही हैं। श्रद्धा युवराज के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। श्रद्धा,
आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? दोनों सोचकर हंसने लगते हैं। तभी अलार्म की आवाज़ से उनका ध्यान कमरे की तरफ जाता है। वहाँ एक के बाद एक अलार्म बजने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हुए बोले, हमारी फैमिली पूरी पागल है। और फिर कमरे में आकर दोनों अपनी खूबसूरत से दुनिया में खो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जीजू ने शिप्रा के माँ पापा से अर्जुन और शिप्रा के रिश्ते की बात की और उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। अचानक से मिले इन जोड़ियों ने अपना प्यार पा लिया। भले ही मुश्किलें आई पर इनका प्यार आखिर पूरा हो ही गया। 3 साल बाद श्वेता इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी और युवराज बाहर टहल रहा था। उसके साथ इस वक्त रत्ना और वंदना भी थी। तभी नानी और मामी जी घबराते हुए आती हैं। मामी जी, क्या हुआ? वंदना, अभी कुछ नहीं पता चला मामी। नानी, लेकिन ये हुआ कैसे? वंदना, नानी, अचानक पार्क में घूमते हुए श्रद्धा को लेबर पेन होने लगा। हम लोग जल्दी यहाँ आ गए, लेकिन डॉक्टर का कहना है श्रद्धा काफ़ी कमज़ोर है, इसीलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। युवी को देखिए, पिछले 1 घंटे से पागलों जैसे टहल रहा है। रत्ना युवी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, युवी भाई रिलैक्स, सब सही होगा। भाभी, उसे कितना दर्द हो रहा होगा, कैसे सहन करेगी वो? युवराज ने घबराते हुए कहा। नानी, बेटा, बच्चा इतना ही दर्द से होता है। एक औरत 30 हड्डियों के टूटने का दर्द एक साथ बर्दाश्त करती है, तब वो माँ बन पावत है। चिंता ना करो, भगवान सब सही करेंगे। नानी अभी बोल ही रही थी कि अंदर से बच्चे को रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर युवी की आंखों में आंसू आ गए और वंदना के गले लग गया। इस वक्त तो सच में रो रहा था। वंदना ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक बच्चे के पापा बन गए हो तुम और खुद रो रहे हो। कुछ देर बाद श्रद्धा को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया तो सब उसे देखने गए। युवी की नज़र तभी पालने में लेटी अपनी बेटी पर जाती तो कभी श्रद्धा पर। नानी, कितनी सुंदर बिटिया है। श्रद्धा, बिटिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मामी, सच कहा माँ जी आपने। बिटिया तो एकदम से श्रद्धा पर ही गई है। तभी वंदना ने बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वंदना, लेकिन आदतें बिल्कुल युवी जैसी हैं। वंदना उसे लेकर खिला ही रही थी कि संजय और जीजू बैलून लेकर अंदर आते हुए बोले, रास्ता तो जरा दोनों भाइयों को अपनी बहन से तो मिलने दो। संजय ने 2 छोटे बच्चों का हाथ पकड़ रखा था। बड़े वाले बच्चे ने वंदना का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, मुझे भी अपनी सिस्टर को लेना है। तभी दूसरे बच्चे ने तुतलाती आवाज़ में कहा, नहीं भाई, मुझे पहले, बेबी मुझे दो। संजय, तरुष, कुणाल, ऐसे झगड़ते नहीं। अभी बेबी को बस देख लो, हम घर चलकर बेबी के साथ खेलेंगे। कुछ देर में सब बाहर चले गए। युवराज ने बच्ची को हाथ में लिया तो उसकी आंखों में आंसू बह चले। युवी ने श्रद्धा के माथे पर बालों को हटाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। श्रद्धा ने उसके गालों को छूकर कहा, थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी ज़िंदगी को इतनी सारी खुशियों से भर दिया। युवी ने बेबी के हाथ में लेकर एक बार फिर श्रद्धा का माथा चूम लिया। तू रूह मेरी, तू रहबर मेरा, साथिया रे, इस रूह की रूहानियत जो मिलके भी ना मिटे, ऐसी चाहत है तू साथिया रे। चांद से भी प्यारा मेरा हमदम है तू साथिया रे। खुद से पहले मानूं तुझे, जो कभी भी खत्म ना हो वो खूबसूरत लम्हा है तू साथिया रे। तुझे कैद कर लूँ दिल में, तू इस रूह के पास रहे। देखो सुबह शाम तुझको ही, हर वक्त तू मेरे पास रहे साथिया रे। तू रूह मेरी, तू रहबर मेरा, साथिया रे, इस रूह की रूहानियत जो मिलके भी ना मिटे, ऐसी चाहत है तू साथिया रे। तो दोस्तों, ये थी युवराज, संजय, अर्जुन और उनकी प्यारी हमसफर श्रद्धा, रत्ना, शिप्रा की बेहद खूबसूरत सी प्रेम कहानी। आगे किस जोड़ी की कहानी देखना पसंद करेंगे, सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिस जोड़ी के लिए सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसी जोड़ी की कहानी आपके सामने पेश की जाएगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।